ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता रहा था मैं आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आ गया ना, दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो कहता है वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका लॉ होता है। ठीक है। तो एक मास ये है, इसकी वैल्यू क्या m1 है, और सारा मास कहां पे लाई करता है, एक सेंटर पे। एक मास ये है m2, सारा का सारा मास कहां लाई करता है, इसके सेंटर पे। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, r है। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F। ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स लग रहा है वो तो अट्रैक्टिव ही होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों मास का प्रोडक्ट कितना आएगा। मास का प्रोडक्ट ज्यादा आता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मास का प्रोडक्ट कम आता है तो फोर्स कम लगेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस केस में रेडियस क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मास का प्रोडक्ट तो बढ़ा रहे हो, साथ साथ में रेडियस भी बढ़ा दे रहे हो, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जा रही है, वहीं पर आ जा रही है। तो इसलिए अगर आपको मास के प्रोडक्ट को बढ़ा करके फोर्स को बढ़ता हुआ देखना है, तो आपको रेडियस को क्या करना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। फिक्स रेडियस पे आप अलग अलग मास को रखोगे, जिस केस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आएगा उस केस का फोर्स भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। एंड एफ इज इनवर्सिबल टू आर स्क्वायर, मतलब दो मास को लो, दोनों को अलग अलग डिस्टेंस पे रखो, मास फिक्स होनी चाहिए। यानी मास का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, m1 n2 इक्वल्स टू में कांस्टेंट होना चाहिए। तब आप उन दोनों मास को लेकर के अलग अलग डिस्टेंस पर आप देखोगे फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, अलग अलग। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगा अभी आपका, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, एफ इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पर जो जी होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है भैया, जी की वैल्यू। अच्छा, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं, कहीं पर भी। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी कोने में जाओ इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है फिक्स। ठीक है। तो हम लिखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है भैया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force in between two mass is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between their center। ठीक है। कह रहा है कि ये लॉ कहता है कि दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा फोर्स। और दूसरा कह रहा है उनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, उनके दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। मतलब उसको बढ़ाने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू में m2, एंड F इज इनवर्सली इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दो लॉ है, ठीक है भैया, जिनके ऊपर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। यही है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे बढ़ते भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी है भैया अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा नेचर का होता है भैया, अट्रैक्टिव इन
इसका नेचर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता। दूसरा सेंट्रल फोर्स, क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बॉडी ये है, इसके सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ लगेगा। दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी वो सेंटर टू सेंटर ही लगाती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा हुआ है कि बॉडी का सारा मास कहां लाई करता है, उसके, अच्छा मास ही सेंटर पे तो फोर्स भी क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। दूसरा है फॉलो दी इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब कि एफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। जहां पर भी आपका एफ इनवर्सली इक्वल टू आर स्क्वायर होगा इसका मतलब वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला है कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब सोचते हो, क्लोज पाथ में वर्क क्या होगा, वर्क डन इन a close path by gravitational force is equals to जीरो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके यदि आप क्लोज पाथ में वर्क डन करने का प्रयास करते हो तो वहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा वर्क डन डिपेंड्स अपॉन दी, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन दी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है जो वर्क होता है। तीसरा क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ, मतलब इसके द्वारा किया गया वर्क पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पर, ठीक है। और चौथा, ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी में दोबारा बता दे रहा हूं आपको। चौथा कि mg जो होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू mgh अपॉन में, याद है ना, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, किसके बराबर आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, है ना, ये। तो ये है आपका, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप इसको बस इतना लिख लोगे तो नीचे वाला सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो, हाँ क्लास में है, ओके ओके ओके, योगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भैया ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। चलो भैया देखते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो भैया देखिए, ये जो फोर्स होता है ना, बात या ये लगता है रेडियली इनवर्ड या फिर रेडियली आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए ये मास है, ये दूसरा मास है, तो इनके बीच की जो दूरी है आर, इसी डायरेक्शन में लगता है आपका ये फोर्स, रेडियस की डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं ये मास m1 है, ये मास m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, ये एक पे, ये कौन किस पे लग रहा है फोर्स, ये एक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, दो, और ये लग रहा है दो पर, कौन लगा रहा है, एक, मतलब एक दूसरे खींच रहे हैं। इसे पढ़ते हैं F12, इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ये किस पे फोर्स लग रहा है भैया, एक पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, दो, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन m2, किस पे लग रहा है फोर्स, टू पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, m1, ठीक है।
अब देखिए F12 की वैल्यू निकालो, ध्यान दीजिए कैसे निकाले ना। F12 निकालो तो F12 फोर्स वेक्टर है, इसके पास दो चीज होगी, एक तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, क्या होगा, और दूसरी क्या होगी डायरेक्शन, यही होगी ना। तो भैया फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये किसके बीच का फोर्स है, एक और दो के बीच का फोर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी M1 M2 अपॉन में किसके बीच की दूरी है, एक और दो के बीच की दूरी, एक और दो के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्या हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, तो एक और दो की जो रेट डिस्टेंस है उसी की डायरेक्शन में होगा, एक और दो के बीच की जो आर है उसी की डायरेक्शन में तो है, ये फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने कहा भैया एक और दो के बीच में जो दूरी है वही क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, समझ गए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होता है, जैसे ए की डायरेक्शन है तो ए की डायरेक्शन किसके बराबर होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए का, बी की डायरेक्शन किसके बराबर होगी, बी वेक्टर अपॉन में बी का। तो भैया इसको ऐसे लिखिए F12 किसके बराबर होगा आपका, जी M1 M2 अपॉन में R12 स्क्वायर, और ये क्या होगा R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लिखेंगे जी M1 M2 R12 वेक्टर अपॉन में R12 क्यूब, ये हो गया F12 की वैल्यू, किसकी आ गई, अब हम निकाल रहे हैं F21 की वैल्यू, F21 की वैल्यू किसके बीच का फोर्स है, किसके बीच का फोर्स है, तो इसके पास भी क्या होगा, ये फोर्स वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा मैग्नीट्यूड, और क्या होगी दूसरी डायरेक्शन। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो क्या होगा जी M1 M2, नीचे क्या होगा दो और एक के बीच की दूरी का स्क्वायर, दो और डायरेक्शन क्या होगी, दो और एक के बीच की जो दूरी है उसी की डायरेक्शन भी होगी, है ना। चलो भैया, तो जी M1 M2 अपॉन में R21 स्क्वायर, और ये क्या हो R21 वेक्टर अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो F12 की वैल्यू क्या है बेटा, जी M1 M2 R21 वेक्टर अपॉन में R21 क्यूब। अब आप देखोगे तो यहां पर क्या है, हेयर सब कुछ सेम है। अच्छा एक बार बताओ, जो दो और एक के बीच की दूरी है वही क्या होगी, एक और दो के बीच की दूरी होगी, यानी नीचे सेम है, सेम टर्म का क्यूब क्या रखा है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या भैया सेम ही है, बस ये वेक्टर जो है एक से दो की तरफ है, और ये वेक्टर क्या है दो से, डायरेक्शन वेक्टर की उल्टी होगी है बस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो भी आपका वेक्टर यूज हुआ है F12 वेक्टर जो है वो F21 के एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो इसकी प्रॉपर्टी एक और आ गई, एक प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं मैं, इट फॉलो दी इट फॉलो दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब समझे कि अगर एक मास को दूसरा मास 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, ये वाला मास इस वाले मास को कितने खींचेगा, -2 न्यूटन से, समझ गए, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, ये हो गया भैया वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गया, आसान है। कभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आज समझ में आ गया, इसलिए क्योंकि मैंने उस तरीके से नहीं बताया जो इसका एक्चुअल तरीका है, ठीक है। ये आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया मैंने इसलिए क्योंकि ये याद रहेगा आपको लंबे टाइम तक, ठीक है। एक और दो के बीच का जो फोर्स होगा उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो जी M1 M2 अपॉन में एक और दो के बीच की दूरी, और डायरेक्शन हमें पता वही होगी जो एक और दो के बीच की दूरी है उसी की डायरेक्शन में जाएगी, तो डायरेक्शन हमने एक और दो के बीच का दूरी का डायरेक्शन ले लिया वहां से, ठीक है भैया, पीछे लिखवा रखा आपको। फिर आता है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपर, मान लीजिए कोई मास है m0 है, इसके आसपास एक मास ये रखा हुआ है, दूसरा मास ये रखा हुआ, और ऐसे ही n मास रखे हुए हैं, तो आपको पता है ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, किस फोर्स से खींचेगा,
फोर्स एक्ट नॉट ड्यू टू फर्स्ट, ये वाला मास इसको इधर खींचेगा तो क्या पढ़ेंगे, फोर्स एक्ट नॉट ड्यू टू सेकंड, और ये वाला मास इसको इधर खींचेगा तो फोर्स एक्ट नॉट ड्यू टू। अच्छा, इसके बीच की दूरी क्या होगी, जो भी हो सकती है, आर जो भी है, ठीक है, R1 to R2, जो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अब बाद में ले लेंगे मैग्नीट्यूड, दूरी दे रखी होगी अपने को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्या लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, क्या कहता है भैया, सारे फोर्स का सुपर पोजिशन हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएंगे सारे फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, सारे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर आप नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते कि 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, सबका ऐसा सीधा ऐड करो, नहीं, उसमें आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, एंगल देखना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं वेक्टर सम, क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एट द टोटल फोर्स एट एम नॉट पे जो कुल फोर्स लग रहा है इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू सम ऑफ F01, इसका मतलब क्या, फोर्स एट नॉट ड्यू टू फर्स्ट, इसे क्या पढ़ेंगे, फोर्स एट नॉट ड्यू टू प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स एट नॉट ड्यू टू, जितने भी फोर्स है सबके वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर आएगा। तो मैंने मान लिया सो देन एफ है टोटल फोर्स को मैं क्या ले रहा हूं, एफ ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे हटा दो, यार इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन एम नॉट। कह रहा भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भैया, कि जो एम नॉट पर कुल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, सारे फोर्सेस, इस फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया टोटल फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, लेट टोटल फोर्स एट एम नॉट बी एफ है, मैंने मान लिया एम नॉट पे कुल फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, तो उस एफ की वैल्यू क्या होगी, पहले चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स और पहले मास के द्वारा, दूसरे मास के द्वारा लगाया गया फोर्स, डॉट 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 एन में मास के द्वारा लगाया गया फोर्स। अच्छा, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी एम नॉट M1, दूरी क्या होगी, नॉट और एक के बीच की दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, वही नॉट और एक के बीच की जो दूरी है उसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जी एम नॉट M2, नॉट और 2 के बीच की दूरी का स्क्वायर और नॉट और 2 की ही डायरेक्शन होगी, ये क्या होगा, जी एम नॉट MN, आर नॉट और एन के बीच की दूरी का स्क्वायर और नॉट और एन के बीच की डायरेक्शन, ठीक है भैया। इसको लिख लीजिए एफ वेक्टर इक्वल्स टू में जी एम नॉट M1 आर नॉट 1 स्क्वायर और क्या होगा, आर नॉट 1 वेक्टर अपॉन में आर नॉट 1 मैग्नीट्यूड प्लस जी एम नॉट M2 आर नॉट 2 स्क्वायर आर नॉट 2 वेक्टर अपॉन में आर नॉट 2 मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, जी एम नॉट MN आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन वेक्टर अपॉन में आर नॉट एन मैग्नीट्यूड, भैया इसको आप लास्ट में सॉल्व करते हो तो टोटल फोर्स एट कितना है, जी एम नॉट M1 आर नॉट 1 वेक्टर अपॉन में आर नॉट 1 क्यूब, ऐसे ही
ये क्या हुआ, जी एम नॉट एम एन आर नॉट एन वेक्टर अपॉन में आर नॉट एन क्यूब, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए कहने का केवल एक ही मतलब है कि अगर दो मास है, दो मास पे कुल फोर्स क्या लग रहा है भैया, दो एक मास है उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हैं, तो अगर उस मास के ऊपर कुल फोर्स निकालो तो सारे फोर्स को क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे। क्या करोगे, नॉर्मल सम नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, नॉर्मल सम से आपका रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फोर्स 10 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का है, तो अगर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप ही पूछोगे सामने से कि डायरेक्शन क्या है इनकी, इनके बीच में एंगल कितना है, तो मैं बोलूंगा दोनों 180 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, यानी दोनों पैरेलल है, तो आप सीधा आंसर बता दोगे दोनों के सम के बराबर। जब मैं बोल दूंगा ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो वहां पर आप दोनों का सम डायरेक्ट नहीं करोगे, दोनों के लिए रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, या कोई भी एंगल बोल दूंगा तो आप रिजल्टेंट ही निकालोगे। समझ गए, चलो तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक मास m1 2 kg है, 2 kg, इससे r डिस्टेंस पर m2 क्या है, 10 kg है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालिए आप। फोर्स पूछ रहा है क्या है, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा, तो भैया कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, जी एफ इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 क्या है भैया 2, m2 क्या है 10, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, आर की वैल्यू क्या 3 मीटर है ऐसे, हाँ 3 मीटर ले लो, तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। समझ गए, तो पहला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स एट एम नॉट, एम नॉट पे कुल फोर्स निकालना, डायग्राम ही है। यहां पर एक एम नॉट रखा हुआ है, इधर 2m मास रखा हुआ है, इधर 4m मास रखा हुआ है। ध्यान दीजिए भैया, ये ए है ये बी है। ठीक है भैया, तो आपको एम नॉट पे कुल, ओ भाई प्लीज, एम नॉट पे आपको कुल फोर्स निकालना है। तो आपको बता दूं कि ये वाला मास इस वाले मास को इधर खींचेगा, फोर्स ड्यू टू ए। ये वाला मास, ये वाला मास इस वाले मास को इधर खींचेगा, फोर्स ड्यू टू बी। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं दूरी भी लिख देता हूं यहां पे। ये दूरी क्या है भैया, आर है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है, और यहां से यहां तक की दूरी आर है। बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जिस केस में प्रोडक्ट ज्यादा होगा उस केस में फोर्स भी ज्यादा होगा। दोनों केस में दूरी सेम है, लेकिन प्रोडक्ट जब आप एम नॉट इंटू में 4m करते हो तो 4m m नॉट आता है, और जब आप m नॉट इंटू में 2m करते हो तो प्रोडक्ट आता है 2m m नॉट आता है। कौन ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन आते हैं, तो हेयर एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, बट अपोजिट, बट अपोजिट। सो टोटल फोर्स क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी की वैल्यू बताइए, ए वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स नहीं है, तो क्या होगा भैया, जी एम, सॉरी जी 4m एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और एफ ए इन दोनों के बीच का फोर्स है, क्या होगी इसकी वैल्यू, जी 2m एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आएगा जी 2m एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये किधर होगा, और राइट साइड में, ये फोर्स कहां पे होगा, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक मास के ऊपर दो फोर्स निकाल रहा था मैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ठीक है, कह रहा है कि एक ये है क्यूब है, साइड ए है, यहां पर हाँ स्क्वायर है, ठीक है, ये यहां पर मास m रखा हुआ है, यहां पर 2m रखा हुआ है, यहां पर भी 2m रखा हुआ है, और यहां पर भी 2m रखा हुआ है। आपको ए बी सी डी ये पॉइंट रखा हुआ है। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ए। ए पे कुल फोर्स निकालना है। ए कहां है भैया, ये रहा। तो अपने को पता है भैया यहां पर जो ए पे फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिए भैया, इस वाले मास को ये वाला मास इधर खींचेगा, फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है। अब इसको अगर अच्छे से लिखना है तो इसे लिखोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इस वाले मास को ये वाला मास भी अपनी तरफ खींचेगा, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। अच्छा, इस वाले मास को ये वाला मास भी खींचेगा अपनी तरफ, कैसे, ऐसे। तो क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। चलो हम निकालते हैं। तो आपको बता दूं, ये मास और ये मास क्या है, 2 और 2m है, दूरी कितनी है ए। ये मास और ये मास क्या है, m और 2m है, तो अब दूरी कितनी है ए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। यहां पे बता देता हूं मैं, हेयर सॉल्यूशन, एफ ए बी, यानी ए और बी के बीच में फोर्स लग रहा है जो, वही ए और डी के बीच में फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, जी एम 2m अपॉन में दूरी कितनी है ए, तो क्या होगा 2m स्क्वायर अपॉन में, सॉरी 2gm स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, आपको बता दूं ये जो होता नहीं, ये वाली इनके बीच की दूरी जो होगी वो इस स्क्वायर का डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2a। क्या होता है, तो भैया क्या होगा, एफ ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी यानी ए और सी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, जी, पहला मास क्या है m, दूसरा मास क्या है 2m, दूरी कितनी है 2 √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भैया, 2gm स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखिए क्या करूंगा मैंने इस डायग्राम को, जो ऐसा डायग्राम था उसमें केवल ए पॉइंट बनाया, ए पॉइंट पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू कितनी है एडी, और एडी की वैल्यू कितनी आई है 2gm स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, क्या लग रहा है, ए बी की वैल्यू क्या होगी, जी 2gm स्क्वायर अपॉन में ए। अच्छा, ये वाला फोर्स क्या होगा ए सी, इसकी वैल्यू क्या होगी gm स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, निकाला भैया। अब ये देखो तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों फोर्स क्या है, आइडेंटिकल है। जब दो फोर्स और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, क्या है, तो हेयर, यहां पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, हेयर एफ ए डी एंड एफ ए बी आर इन इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड, इन देयर, अपने मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों बराबर है। सो देयर रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट along the direction of, along the direction of FAC। देखिए सुन लीजिए, मैंने कहा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर है, तो इनका जो रिजल्ट रहेगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, FAC की डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना कि जब इन दोनों का मैं रिजल्ट निकालूंगा जो कि FR आएगा, FR की वैल्यू दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट जो होता है, FR क्या है, रिजल्ट ऑफ, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, FR आएगा। और उस FR की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एफ ए डी स्क्वायर
प्लस एफ ए बी स्क्वायर, आगे कॉस 90 होकर के 0 हो गया, ठीक है। कॉस 90 0 होता ना, क्योंकि 2ab है ना, तो हटा दिया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा आपका एफ ए डी की वैल्यू क्या है, 2gm² अपॉन में ए स्क्वायर। तो भैया लिख दिया 2gm² अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ये भी लूंगा, अगला वाला भी सी में रहेगा, तो इसको लिख दिया 2gm² अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए भैया, देखिए ये दो बार हो गया सेम, तो √2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, और बाकी हम देख रहे हैं इन दोनों का स्क्वायर है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए, जी 2gm² अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आ गया वो इतना आया, ठीक है। इन दोनों का मैंने रिजल्ट निकाला वो ये था, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आई है, कितनी आई है, √2gm² अपॉन में 2 भी तो है, इसे लिख देते 2√2gm² अपॉन में। तो अब हमने देखा भैया इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इसकी वैल्यू ये थी, जब इन दोनों को मैंने जोड़ ही दिया है और ये आया, तो मुझे इन दोनों से ये मतलब है। सो यहां पे लिख रहा हूं, स्क्वायर नहीं हटेगा, अच्छा। तो ए पे अब जो कुल फोर्स लग रहा है वो दो ही फोर्स है, एक तो एफ आर है और क्या, एक एफ ए सी है। सो टोटल फोर्स एट ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, एफ आर प्लस एफ ए सी। एफ आर की वैल्यू कितनी है भैया, यही 2√2gm² अपॉन में, और ये क्या होगा, एफ ए सी की वैल्यू क्या है, gm² अपॉन में ए स्क्वायर। भैया कॉमन लीजिए, तो gm² अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2√2 प्लस 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ए पे लगने वाला कुल फोर्स ये है, ठीक है भैया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे इससे बड़े क्वेश्चन तो नहीं आ सकते मेरे हिसाब से, तो नहीं आएंगे, ठीक है भैया। अब अगली क्लास में हमारा वो चलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन, मतलब आधा चैप्टर कल की क्लास में हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।